स्टूडेंट्स, एक सेकंड जरा कैमरे की पोजीशन सही कर लेता हूँ। तो लास्ट टाइम हम लोग डाइपोल में थे, राइट? डाइपोल की वजह से हमने एक्सियल पॉइंट्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसके बारे में पढ़ा, और जनरल पॉइंट अगर वहां पे तुम्हें ई और वी निकालना है तो कैसे निकालोगे वो मैंने बताया था। अब नेक्स्ट आज की हेडिंग है कि अगर डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो फिर क्या क्या होगा उसके साथ। तो नेक्स्ट हेडिंग है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ऑर्डर मैं कुछ ऐसे करूंगा कि पहले फॉर्मूले बताऊंगा, फिर उनके कुछ एप्लीकेशन कर लेंगे और उसके प्रूफ लास्ट में करेंगे। 3 ऑर्डर रहेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले बताऊंगा, फिर उनके एप्लीकेशन करेंगे और लास्ट में फिर हम उसके प्रूफ कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमने रखा कैसे है, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कह लो, और इसमें तुमने डाइपोल रखा है। पी वेक्टर इधर को आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ई वेक्टर इधर को है, और पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा का एंगल है, ये है बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। आई थिंक फिगर से समझ में आ गया होगा कि हमने डाइपोल को किस टाइप से रखा हुआ है। अब पहला फॉर्मूला, डाइपोल पे जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। दूसरा, डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है और वो P क्रॉस E होता है। इसका मतलब टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो PE साइन थीटा होगा ना, नहीं है? अगर टॉर्क P क्रॉस E लग रहा है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, PE साइन थीटा होगा। फोर्थ, डाइपोल की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U, वो माइनस P डॉट E बनती है या फिर माइनस PE कॉस थीटा बनती है। फिफ्थ, अब एक बात बताओ कि उस पर नेट फोर्स 0 है, तो अगर तुम डाइपोल को ट्रांसलेशनली मूव करवाओगे तो उस पर वर्क डन 0 होगा ना, नहीं है? अगर किसी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको ट्रांसलेशनली मूव करवाओगे तो नेट वर्क डन 0 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जो है। तो फिफ्थ आप कह सकते हो कि वर्क डन इन ट्रांसलेशनल मोशन, TM का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, ये 0 है बिकॉज F net इक्वल टू 0। सिक्स्थ, लेकिन अगर आप रोटेशनल मोशन करवाओगे तो फिर वर्क डन आएगा, क्यों नहीं? है रोटेशनल मोशन करवाओगे तो वर्क डन आएगा,
इसका मतलब वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और सपोज करो मैं उसको θ1 से θ2 घुमाता हूं। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया थीटा किस किस के बीच का एंगल है बेटा, जो है पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल है। क्यों? पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर मैं θ1 से θ2 घुमाता हूं तो पहली बात तो ये कौन सा वर्क डन होगा बताओ? ये तीसरा वाला वर्क डन होगा। नहीं है? अगर मैं कहता हूं कि θ1 से θ2 घुमाता हूं और बताओ कितना वर्क हुआ, तो ये तीसरा वाला जो वर्क डन बताया था वो होगा कि नहीं होगा बताओ? जो है ये वाला वर्क डन होगा। और ये मैंने तुम्हें बताया था ये डेल्टा यू होता है। इसका मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू फाइनल का मतलब यू एट θ2 माइनस यू एट θ1, ये हो गया। और एक चीज देखो, u का मैंने ये फॉर्मूला दिया हुआ, u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये माइनस पीई कॉस थीटा। तो फाइनली u एट θ2 कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस θ2, और माइनस हो जाएगा प्लस पीई कॉस θ1। क्यों? तो इसको सिंप्लीफाई करके ये कह सकते हो दिस इज इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है। क्यों नहीं है? ये हो गया वर्क डन, रोटेशनल मोशन का जो वर्क डन हुआ वो आ गया। अब चलते हैं 7 पॉइंट। एक बात बताओ कि नेट फोर्स ये तो 0 है फॉर ऑल एंगल्स, लेकिन जो टॉर्क था वो पीई साइन थीटा लिखा था मैंने। तो इसका मतलब टॉर्क भी 0 होगा दो एंगल्स पे। क्यों? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? फोर्स तो हर एंगल पे 0 है। क्यों? फोर्स तो हर एंगल पे 0 है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू 0 क्या होगी? दो एंगल्स पे होगी, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे फोर्स भी 0 है एंड टॉर्क भी 0 है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नहीं है? फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बन गई कि नहीं बन गई बताओ? ये बताओ बॉडी पे ना तो फोर्स लग रहा है ना टॉर्क लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम बना कि नहीं बना बताओ? जो है तो इसका मतलब देयरफॉर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ये इक्विलिब्रियम बन गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम भी फर्दर ना 3 टाइप के होते हैं बेटा। जो है इसको 11th क्लास में मैं डिटेल में बताऊंगा। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात? इक्विलिब्रियम भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। उसमें से 0 डिग्री वाला जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये ध्यान रखना। 0 डिग्री वाला जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और 180 डिग्री वाला जो इक्विलिब्रियम होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। फिगर में समझा देता हूं कैसे। देखो, अगर मैं मान लो 0 डिग्री देखूं,
तो इसका मतलब ये है कि ई वेक्टर ये है और माइनस और प्लस, इसका मतलब पी वेक्टर इधर को आ गया। तो ये तुम्हें 0 डिग्री दिख रहा होगा, उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? नहीं है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है। यहाँ सबसे पहली बात, फोर्स 0 है। सेकंड, टॉर्क 0 है। तीसरा, अब चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, तो ये माइनस पीई हो गई। और जरा बताओ ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है बताओ? ये बताओ ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बनी कि नहीं बनी बताओ जो है। और जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, उज्जवल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बता बेटा जो है, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम बनता है बताओ जो है? स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, ये कह लो बस हो गया। लेकिन इसको जरा थोड़ा सा डिस्प्लेस करके भी देखते हैं, तब थोड़ा और पता चलेगा। जैसे अगर मैं इसको ना थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, ये प्लस है ये माइनस है, इधर को मैंने थीटा डिस्प्लेस किया है इसको, तो ध्यान से देखना, इस प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यूई, और इस माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा क्यूई। अब ये बताओ ये क्यूई और ये क्यूई, इनका जो टॉर्क लग रहा है वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ? इस टाइप का टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले ये बताओ। बताओ टॉर्क तुम्हें इस टाइप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ जो है? टॉर्क इस टाइप से दिख रहा है, डिस्प्लेस तो मैंने उधर को किया था और टॉर्क उसके उल्टा लग रहा है। इसका मतलब जो टॉर्क है वो रिस्टोरिंग नेचर का है, क्यों? नहीं, ये टॉर्क किसका है बेटा जो है? वो रिस्टोरिंग नेचर का है, मतलब उसको वापस लाना चाह रहा है, क्यों वापस लाना चाह रहा है? तो इसका मतलब वो कौन सा इक्विलिब्रियम बनेगा बताओ जो है? स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। मेरे ख्याल से इतना तो क्लास 11th में थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा होगा ना, कि इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो जब मैंने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो जो टॉर्क लग रहा है वो उसको वापस ला रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो बेटा, इसमें किसी को भी डाउट है तो बोलो। ये बना दिया मैंने ट्रेपेजियम, ये हो गया। अब चलते हैं 180 डिग्री। वन 180 डिग्री में क्या हुआ सुनो, ये ई वेक्टर है। अब के मैंने माइनस ये ले लिया और प्लस ये ले लिया, इसका मतलब पी वेक्टर इधर को आ गया। और ये तुम्हें दिख ही रहा होगा पी वेक्टर और ई वेक्टर में 180 डिग्री का एंगल तुम्हें दिख ही रहा होगा, क्यों? ये हो गया। अब देखो फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, क्यों? कॉस 180 डिग्री, तो ये प्लस पीई आ गई। अब जरा बताओ ये मैक्सिमम है या नहीं है? ये बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कि नहीं बेटा बताओ जो है? फोर्स 0 है, टॉर्क 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी इसमें
मैक्सिमम है। तो ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाता है बताओ? ये वाला इक्विलिब्रियम कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया। फिर भी थोड़ा सा चलो डिस्प्लेस करके भी देख लेते हैं, तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि सर ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है टीचर पे विश्वास नहीं होता, उज्जवल ऐसा होता है ना, टीचर पे विश्वास नहीं होता कि पता नहीं ये सही भी कह रहा है कि नहीं कह रहा है, जो है ना, ये तो लंबी लंबी छोड़ता रहता है जो है। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके और देख लेते हैं क्या हो रहा है। हाँ, कुछ आता जाता है नहीं, खाली ऐसी 2-4 फॉर्मूले पढ़ के आ गया पढ़ाने के लिए फिजिक्स जो है ना। तो अब देखो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेते हैं जो है। थोड़ा सा हमने किया डिस्प्लेस, ये माइनस है ये प्लस है। मैंने ऐसे डिस्प्लेस किया है, ध्यान से देखना। अब देखो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, क्यों? नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, तो ये QE हो गया। और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये QE हो गया, क्यों? ये हो गया। अब जरा देखना तुम्हें टॉर्क इधर को लग रहा है या नहीं लग रहा, बताओ। इधर को फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ टॉर्क। जरा देखना तुम्हें टॉर्क इधर को फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ जो है। ये हो रहा है। इसका मतलब जिधर को तुमने डिस्प्लेस किया उधर ही को टॉर्क लग रहा है, तो वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब जो टॉर्क है वो नॉट रिस्टोरिंग इन नेचर। तो ये अनस्टेबल हो गया, ऐसे कहें। अब मैं सारे फॉर्मूले एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। सबसे पहली बात, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल है। दूसरी बात, कोई फोर्स नहीं लगता, हर डायरेक्शन में फोर्स 0 है। तीसरी बात, टॉर्क की वैल्यू P क्रॉस E होती है, ये अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो वो PE साइन थीटा होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो -P.E या फिर -PE cos थीटा होती है। अगली बात, 0 डिग्री पे फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी। ईशान थोड़ा सा तू लेट आया क्या? मैंने बताया था कि पहले हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर प्रूव करेंगे। ये ऑर्डर बताया था मैंने, नहीं है? पहले फॉर्मूले, फिर एप्लीकेशन, और फिर उसके डेरिवेशन, ये मैंने बताया था, ठीक। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा 0 डिग्री पे न तो फोर्स लग रहा है, न टॉर्क लग रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और मैंने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके भी तुम्हें दिखा दिया कि वापस आ रहा है वो 180 डिग्री पे। फोर्स 0 है, टॉर्क 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और वो भी मैंने डिस्प्लेस करके दिखा दिया। और एक पॉइंट मैंने और बताया था कि फोर्स 0 है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन अगर तुम करवाओगे तो उस पर कोई भी वर्क नहीं होगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। इसका मतलब अगर रोटेशनल मोशन करवाओगे तो वर्क होगा। और अगर मैं तुमसे कहता हूं कि उसको तुम θ1 से θ2 तक रोटेट कर देते हो, कितना वर्क हुआ? तो ये तीसरा वाला वर्क डन है जो वहां पे होता था, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था। इसका मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल होगा। इसका मतलब U एट θ2 माइनस U एट θ1 होगा। और लास्ट में U की वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो फिर वो हो जाती थी PE cos θ1 माइनस cos θ2, इतनी हो जाती थी। पहले बताओ फॉर्मूले समझ में आ गए कि नहीं आ गए? उसके बाद फिर बात करते हैं कुछ और। फॉर्मूले में कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नहीं है ना?
अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन। अगर तुमने डाइपोल को 0 डिग्री या 180 डिग्री पे छोड़ दिया तो तुमने देखा कि उस पर न तो फोर्स लगा है न टॉर्क लगा है। इसका मतलब ये अनफाइनाइट टाइम तक एज इट इज पड़ा रहेगा। बस हो गया। क्यों एज इट इज रहेगा? अप टू इन्फिनिटी। बताओ समझ में है कि आया कि नहीं आया बेटा? जो है कि अगर तुमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री पे छोड़ दिया, न तो फोर्स लग रहा था न टॉर्क लग रहा था। क्यों? तो इसका मतलब इन्फिनिटी टाइम तक वो क्या रहेगा बेटा? जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। फिर सालों बाद एक नहीं होता, वो तुमने एक कहानी सुनी होगी बेटा जो है कि राजकुमारी सो गई थी और ये वो, फिर सालों बाद एक राजकुमार आया उसको उठाने के लिए। जो है क्यों? कहानी सुनी है कि नहीं सुनी? राजकुमारी सोती रहती थी बेटा जो है। तो वही समझ लो, बस ऐसे डाइपोल पड़ा रहेगा फिर, है ना। फिर सालों बाद एक राजकुमार आएगा घोड़े में। ठीक, राजकुमार आएगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा जो है। ठीक, नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड, इट इज डिस्प्लेस्ड। अच्छा, तुम लोग क्या होता है ना, राजकुमारी का नाम सुन के ही क्या होता है, मन में बिल्कुल ऐसे खुश हो जाते हो जैसे तुम ही राजकुमार हो। नहीं है? तुम्हारे मन में गुदगुदी आ रही होगी कि राजकुमार मैं ही हूँ, मतलब जो है। उज्जवल बता, तेरे मन में आ रही है कि नहीं आ रही गुदगुदी? बता जो है, बता तू बता। तू ऐसे ही सोच रहा होगा जैसे मैं ही वो राजकुमार हूँ और मैं ही घोड़े पे आऊंगा जो है ना। ऐसे सोच रहा होगा पक्का, मेरे को लग रहा है जो है तेरे दिमाग में यही बात आई होगी जो है। शोभम के भी आई है और सबके दिमाग में यही बात आई है जो है। अपने को तुम वैसे ही देखने लग गए जैसे वो वेलकम पिक्चर में नहीं देखता था बेटा जो है, तो वैसे ही है जो है। ठीक, अब क्या हुआ कि हाँ, नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड बाई थीटा। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, थीटा से तुमने डिस्प्लेस कर दिया इसको। तो एक टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा ना। ये बताओ नाउ, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा विल स्टार्ट एक्टिंग। मतलब इसमें तेरा दोष नहीं है, ये उम्र का दोष होता है बेटा जो है। जब हम अपने जमाने में पिक्चर देखते थे ना, और तू जानते ही मैं धर्मेंद्र का बड़ा फैन था जो है। हाँ, तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी की पिक्चर देखता था तो धर्मेंद्र की जगह यही सोचता था कि मैं ही हूँ वहां पे जो है। तो तू ऐसा मत सोच कि तू ही ऐसा है जो है। सब लोग ऐसे ही होते हैं जो है, समझ गया ना। ऐसे सोचता था मैं ही धर्मेंद्र हूँ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा जैसे मैं ही कह रहा हूँ जो है, ऐसा लगता था उसमें जो है। ठीक, तो अब ये बता कि जो टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा है वो इस पे लगना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? बता जो है, ये लगना स्टार्ट होगा। और ये टॉर्क क्या करेगा बता जो है, दिस टॉर्क will rotate the dipole towards theta equal to 0 डिग्री और स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले ये बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुमने डाइपोल को 0 डिग्री या 180 डिग्री पे छोड़ दिया तो वो इनफाइनाइट टाइम तक एज इट इज पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको थीटा एंगल पे छोड़ा है तो फिर एक पीई साइन थीटा लगेगा और वो उसको किधर को रोटेट करेगा बताओ जो है, वो रोटेट करेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की तरफ या स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। क्यों? बिकॉज स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, और किसी भी बॉडी को अगर मौका मिले तो वो किधर को जाती है बताओ, जहां को उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती है बताओ जो है, कम हो रही होती है। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी भी बॉडी को आपने एज इट इज छोड़ दिया
उसके पास मूव करने का मौका है बेटा जो है, तो वो किधर की तरफ जाती है बताओ जो है, जिधर को उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। जैसे अगर किसी चीज को मैं ड्रॉप कर दूं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है ना, ऊपर थोड़ी जाती है बेटा जो है, नीचे की तरफ आती है जो है। क्यों? बिकॉज नीचे आने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बताओ जो है, कम हो रही है। अब एक चीज बताओ कि थीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम हो जाएगी, ये तो बात सही है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अब ये मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? समझ में आ रहा है बेटा जो है, वो जाएगा 0 डिग्री की तरफ दौड़ेगा और 0 डिग्री पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी तब जो है, वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो उसको क्रॉस कर जाएगा। समझ गए ना? डाइपोल विल क्रॉस, मतलब वहां पर रुकेगा नहीं बेटा, ध्यान रखना, डाइपोल विल क्रॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और वो दूसरी तरफ माइनस थीटा तक चला जाएगा। विल रोटेट अप टू थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा फाइनल कह दे रहा हूं। मतलब ये काफी हद तक ऐसे है, जैसे ईशान देख, तू एक चीज देख, अगर मान ले मैं पेंडुलम को ऐसे छोड़ देता तो ये इनफाइनाइट टाइम तक एज इट इज रहता, रहता कि नहीं रहता बता जो है। लेकिन अगर तूने इसको थीटा तक छोड़ दिया तो ये नीचे आ रहा है। अब समझ में आ रहा होगा तेरे, अब समझ में आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये दूसरे एंड पे चला जा रहा है, इधर पे चला जा रहा है, माइनस थीटा पे चला जा रहा है, और फिर वापस आ रहा है। इसी टाइप से उसके साथ होगा, बस हो गया। अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बताओ जो है, इसी टाइप से उसके साथ होगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बताओ जो है, ये हो गया। इसका मतलब प्लस थीटा और माइनस थीटा के बीच में ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे, बस हो गया। नहीं है फाइनली, इसका मतलब क्या रहा बेटा जो है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस थीटा से वो 0 डिग्री पहुंचा और फिर माइनस थीटा पे पहुंचा, और इसके बीच में उसके क्या शुरू हो गए, ऑसिलेशन शुरू हो गए, बस हो गया। ये दोनों की दोनों इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगी बेटा जो है, तो इसका मतलब ओमेगा कितनी होगी, 0 होगी। नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इसका मतलब ओमेगा क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पे क्या है जरा बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। बताओ सारी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई जो मैंने पढ़ाया बेटा जो है? और लास्ट में एक नोट पॉइंट है, अगर थीटा छोटा हो तो फिर ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये एंगुलर ऑसिलेशंस हो रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। हाँ, ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो ये कौन से हो जाएंगे बेटा जो है, सिंपल हार्मोनिक हो जाएंगे, बस हो गया। ये ध्यान रखना, इफ थीटा इज स्मॉल,
theta is small then these angular oscillations are simple harmonic. ये होता है। अब बताओ बेटा जो है कोई डाउट है तो, क्योंकि बीच में अलार्म बज गया और अलार्म का मतलब ये होता है ब्रेक टाइम। बताओ उज्जवल, कोई तेरे को प्रॉब्लम है कुछ भी जो है पढ़ाई से रिलेटेड या इन जनरल भी कोई है? कई बार ऐसा होता है ना, और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो बता बेटा जो है। जोशी बता बेटा, तेरा मन भटक रहा हो कहीं इधर उधर, ठीक है? कुछ भी है तो बता, तेरे को कोई समस्या है तो बता बेटा जो है, ब्रेक टाइम है। बोल। हाँ ये समस्या है ना तेरे जो है, 12th में स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं। अब क्या बताएं यार बेटा जो है, बोर्ड बोर्ड, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। अब यही है, अब चलो ऑनलाइन का मजे लो, और क्या ऑनलाइन क्लासेस के मजे लो बेटा जो है। ऑनलाइन में वो सब चीजें तो हम वो कर लेते हैं, क्यों नहीं है? ऑनलाइन क्लासेस के मजे लो, है नहीं है? क्योंकि वो तो फायदा हो ही जाता है ना हम अपने हिसाब से। हाँ सो हम स्कूल ऑफलाइन होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस के मजे लो ना बेटा जो है, उसमें अपने हिसाब से देख लो, और क्या जो है, क्यों अपने हिसाब से कर लो। जब तुम्हारा फ्री टाइम है वहाँ पे लेक्चर्स बढ़ाओ, और जब थोड़ा बिजी आवर्स हैं तो वहाँ पे कम कर दो बेटा। हाँ आप क्या कहें यार बेटा जो है, अब तो इस जन्म में तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन नहीं सकता, अब मैंने देख लिया बेटा जो है। अब इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा दूसरा जन्म, है ना? हाँ इसके लिए लेना पड़ेगा दूसरा जन्म। अब तुम्हारे बच्चों को और पोते पोती जो होंगे उनको ही फायदा पहुंचेगा बेटा। उसमें मैं पहले से पॉलिटिक्स शुरू करूंगा ना, जब बिल्कुल छोटा सा होऊंगा तब से सोच लूंगा जो है। अब इस बुढ़ापे में नहीं होता, इलेक्शन नहीं लड़ा जाता बेटा जो है, ठीक है? चलो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। अगर तुमने डाइपोल को हम्म अगर तुमने डाइपोल को 0 डिग्री या 180 डिग्री पे छोड़ा तो उस पर फोर्स भी जीरो था, टॉर्क भी जीरो था। इसका मतलब वो एज इट इज पड़ा रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक? अगर तुम उसको थीटा पे डिस्प्लेस कर दोगे, ठीक है ना, अगर तुम उसको थीटा पे डिस्प्लेस कर दोगे तो उस पर एक टॉर्क लगने लगेगा, वो रिस्टोरिंग नेचर का होगा, और वो किधर को ले जाएगा उसको? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाएगा। क्यों? बिकॉज वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बताओ जो है, मिनिमम। और कभी भी अगर किसी बॉडी को मौका मिलता है तो वो किधर की तरफ जाती है बेटा जो है, जहां को पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। अब जब वो 0 डिग्री पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम हो जाएगी, लेकिन ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस थीटा तक चला जाएगा। इसका मतलब प्लस थीटा और माइनस थीटा के बीच में उसके ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। और फाइनली मैंने तुमसे कहा कि अगर थीटा की वैल्यू छोटी हो तो फिर ये ऑसिलेशन किस नेचर के होंगे? सिंपल हार्मोनिक होंगे, ऐसे क्या। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक रॉड है, ये प्लस ये माइनस, और इस रॉड का ये रॉड है, इसका मास है m, लेंथ है l। तुमने इस पोजीशन से छोड़ दिया, रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। अब मुझे ये बताओ कि पहले इसका जो p वेक्टर है वो इधर को था कि नहीं था, बताओ। नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्यों? p वेक्टर इधर को था और e वेक्टर इधर को था।
इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री था, क्यों नहीं? हो तो 90 डिग्री था, तो ये बताओ ये किस किस के बीच में ऑसिलेशन शुरू कर देगा? प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री के बीच में क्या हो जाएंगे? ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे, क्यों नहीं है? मतलब इसके प्लस 90 डिग्री से पहले ये 0 डिग्री जाएगा और फिर ये दूसरी तरफ माइनस 90 डिग्री पे जाएगा, क्यों? माइनस 90 डिग्री पे जाएगा और ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। और मैंने तुमसे बताया कि यहाँ पे इसकी ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी ये तुम्हें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले ये बताओ बेटा, जो है कि तुमने डाइपोल को 90 डिग्री से छोड़ा था, तो वो प्लस 90 से 0 डिग्री की तरफ जाएगा, फिर माइनस 90 डिग्री तक जाएगा, उसके बीच में ऑसिलेशन शुरू होंगे और 0 डिग्री पे ओमेगा मैक्सिमम होगी, तो वो कितनी होगी ये निकालना है। तो एक बात बताओ, मैं एनर्जी कंजर्व कर देता हूँ, बस हो गया। मैं इन दो जगह पे एनर्जी इक्वेट कर रहा हूँ। एनर्जी एट 90 डिग्री इक्वल टू एनर्जी एट 0 डिग्री, और यहाँ पे जो एनर्जी आएंगी वो दो आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट 90 डिग्री इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट 0 डिग्री। इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ बेटा, इक्वेशन में बताओ किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये हो गया। अब मैं 90 डिग्री पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं, तो ये हो गया माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो 0 थी। जीरो डिग्री पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस 0 डिग्री होगी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू इसका स्क्वायर। इसमें बताओ, इस इक्वेशन में बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस इक्वेशन में बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे बेटा 90 डिग्री पे तुमने छोड़ा था उसको, जब किसी चीज को छोड़ते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? इनिशियली रेस्ट पे था कि नहीं था बेटा? बता ईशान, बता बेटा जी। ये हो, अब सुनो, कॉस 90 डिग्री वैसे ही तुम जानते जीरो होता है, क्यों? ये तो जीरो हो गया, तो यहां से जो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 2 पीई बाई आई होगी। ये आ गई, ये कह लो। ईशान भाई समझ में आ गई? तेरे बात नहीं आई? बता जो है ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो रूट 2 पीई अपॉन आई हो गई। अब इसमें से ये पी और आई और बता देता हूं मैं, क्यों? ये और आई और बता देता हूं। देखो यहां पे जो P होगा वो Q इंटू एल होगा। ये तो P होगा, क्यों? 2L नहीं होगा, ध्यान रखना यहाँ पे Q इंटू 2L नहीं होगा। क्योंकि डिस्टेंस मैंने 2L नहीं दे रखी, बल्कि कितनी दे रखी है बताओ? L दे रखी है, तो P इंटू एल होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि वो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, क्यों? ये बताओ, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, इसके अबाउट घूमेगा। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ml² बाई 12 होगा, क्यों?
इतना मेरे ख्याल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होगा ही तुम्हें, ml²/12 ये होगा, बस होगा ये क्या। और थोड़ा सा इसको चलो चेक भी कर लेते हैं कि ये 0 डिग्री की तरफ घूमेगा, थोड़ा चेक भी कर लेते हैं बेटा जी। एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इधर को फोर्स लग रहा होगा QE का, और ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे इधर को फोर्स लग रहा होगा QE का। अब जरा देखना, इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ टॉर्क। ये मेरे ख्याल से फील आ रहा होगा, इसमें ऐसे टॉर्क लग रहा है, तो ये इस टाइप से इसको रोटेट करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा, पहले बताओ। ये बताओ, जो इस पे टॉर्क लग रहा है वो ऐसे इसको रोटेट करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, बताओ बेटा जो है, इस टाइप से रोटेट करना चाह रहा है ना उसको, नहीं है। और ये वाली पोजीशन कौन सी होती, मैं समझ नहीं पाया तेरे क्वेश्चन। अब ये बताओ, ये वाली पोजीशन कौन सी वाली होती बेटा जो है, इसमें पी वेक्टर इधर को होता, क्यों, इसमें पी वेक्टर इधर को आता, और ये किसके अलोंग आ जाता बता जो है, ये आ जाता अलोंग ई वेक्टर, क्यों, अलोंग ई वेक्टर। और तुम्हें दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, उधर की तरफ खींच रहा है, मतलब ये कह लो। तो एक बार दोबारा सुन लो, अगर तुम 0 डिग्री और 180 डिग्री पे छोड़ोगे तो वो इनफाइनाइट टाइम तक एज इट इज पड़ा रहेगा। अगर तुम थीटा पे छोड़ोगे तो वो थीटा से पहले 0 पे आएगा, 0 से माइनस थीटा पे आएगा। अनस्टेबल में 180 डिग्री बनता है बेटा, 0 डिग्री थोड़ी बनता है जो है, अनस्टेबल में 180 डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री 1 स्टेबल में बनता है जो है, 0 डिग्री बनता है स्टेबल में बेटा जो है, ठीक है। अगर तुम 0 डिग्री या 180 डिग्री पे छोड़ोगे तो वो इनफाइनाइट टाइम तक एज इट इज रहेगा, हाँ, वो इनफाइनाइट टाइम तक एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर तुम किसी और एंगल से छोड़ोगे तो वो पहले थीटा से 0 पे आएगा, 0 से माइनस थीटा पे जाएगा, फिर माइनस थीटा से 0, 0 से थीटा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो वो ऑसिलेशन चलेगा, ये कहेंगे। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये माइनस और ये प्लस ऐसे रखा हुआ है, इस टाइप से रखा हुआ है। तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा ये पी वेक्टर इधर को है, और इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक एज इट इज पड़ा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे तो थीटा, तो हमें प्रूव करना होता है कि वो एसएचएम करेगा, और उसका टाइम पीरियड निकालना होता है, बस हो गया। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय थीटा, तो प्रूव एसएचएम और फाइंड टाइम पीरियड। अब ये बताओ कि मैं थोड़ा सा मान लो इधर को डिस्प्लेस कर देता हूं इसको, अब तो टॉर्क लगेगा ना इसमें इधर को, ये तो हमने दिखाया था ना, क्यों, ये बताओ अगर मैं ऐसे डिस्प्लेस कर दूं तो अब इसमें टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, अब तब जो है, अब तो टॉर्क लगेगा ना, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे टॉर्क नहीं लग जाता, लेकिन अब तो टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा, बताओ जो है, अब टॉर्क लगेगा। और तुम्हें लग ही रहा होगा रिस्टोरिंग नेचर का होगा, क्यों, ये बताओ वो टॉर्क रिस्टोरिंग नेचर का होगा कि नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि इस पे फोर्स इधर को है और इस पे फोर्स इधर को है, तो तुम्हें लग ही रहा होगा रेस्टोरिंग नेचर का टॉर्क होगा। तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ, माइनस में अपनी तरफ से लगा दे रहा हूं बिकॉज रेस्टोरिंग नेचर है, माइनस पीई साइन थीटा। बताओ ये समझ में आई बात, नहीं आई? बताओ बेटा जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि मैंने उसको 0 डिग्री पे छोड़ा था, मैंने उसको 0 डिग्री पे छोड़ा था तो वो एज इट इज पड़ा रहता है इनफाइनाइट टाइम तक। अब मैंने उसको थोड़ा सा थीटा डिस्प्लेस कर दिया तो उस पर रेस्टोरिंग टॉर्क लगा, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। लेकिन कितना लगा? पीई साइन थीटा लगा। और अगर थीटा छोटा हो तो फिर जो साइन थीटा होगा ये अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा, नहीं हो तो साइन थीटा क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा। इसका मतलब टॉर्क कितना लगेगा बताओ जो है, तो इस कंडीशन में टॉर्क कितना हो जाएगा? माइनस पीई थीटा, और जरा देखना टॉर्क ये माइनस के थीटा टाइप का आ गया। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत तुमने एसएचएम पढ़ा हो तो ये फिर एसएचएम को प्रूव करता है बेटा जो है, बस हो गया। उज्जवल भाई, समझ में आई तेरे बात या नहीं आई बेटा, ये बता जो है, तेरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर मैं 0 डिग्री पे छोड़ता तो वो एज इट इज पड़ा रहता बिकॉज उसमें न तो फोर्स लग रहा था न टॉर्क लग रहा था। अब जब मैंने उसको थोड़ा सा थीटा डिस्प्लेस कर दिया तो उस पर एक माइनस पीई साइन थीटा का टॉर्क लगा। माइनस इसलिए लगा बिकॉज वो रिस्टोरिंग नेचर का है। छोटे एंगल पे साइन थीटा को थीटा रख दिया तो एक तरीके से वो माइनस के थीटा टाइप का हो गया। तो बस तुमने ऐसा प्रूव कर दिया तो वो ऐसा चम हो गया, ये कह लो। और लास्ट में जो इसका टाइम पीरियड होता है फिर वो होता है 2 पाई रूट एम अपॉन के पढ़ा होगा ना तुमने वहां पे बेटा जो है, 2 पाई रूट एम अपॉन के पढ़ा होगा। तो एम की जगह यहाँ पे आई आ जाता है और के की जगह यहाँ पे पी ई आ जाएगा, और पी और आई ये हम ऑलरेडी बता ही चुका हूं मैं कितना होगा। समझ में आई बात या नहीं आई बेटा जो है कि 0 डिग्री पे, समझ गए ना, 0 डिग्री पे टॉर्क फोर्स सब कुछ जीरो था। जब तुमने थीटा डिस्प्लेस किया तो उस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगा, रिस्टोरिंग की वजह से माइनस लगाया, और वो कितना लगा? माइनस पीई साइन थीटा। एंगल छोटा था तो मैंने साइन थीटा को थीटा पर रख दिया, तो इसका मतलब टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा टाइप का आ गया। तो एसएचएम तो वहीं पे प्रूव हो गया। और लास्ट में मैंने बताया कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के पढ़ते हो गए, यहाँ पे एम की जगह आई आ गया, बस हो गया जो है, और के की जगह पी आ गया। ये क्या, ये हो। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन से इसके। अब चलते हैं प्रूफ में। सबसे पहला एफ नेट इक्वल टू 0। ये बताओ ई की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म फील्ड दिया था।
इसका मतलब जो एफ नेट होगा वो फोर्स ऑन प्लस क्यू प्लस फोर्स ऑन माइनस क्यू होगा। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? उज्जवल भाई बता बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम कि जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? फोर्स ऑन प्लस क्यू प्लस फोर्स ऑन माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। और जरा देखना फाइनली जीरो आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। बताओ जरा देखो, नेट फोर्स जीरो आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया वैसे। अब तुम मेरे से कह सकते हो कि सर आप कभी चार्ज को पॉजिटिव निगेटिव ले लेते हो, कभी नहीं लिखते हो, कभी उसको विद साइन लिखते हो, कभी नहीं लिखते हो। जैसे यहां पे मैंने विद साइन लिख दिया है। हाँ, तो मैंने बताया था कि जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो विद साइन लिखोगे, क्यों? नहीं है, जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो विद साइन लिखोगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नहीं है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो फिर मैं क्यू ही लिखूंगा, बस हो गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बताओ बेटा जो है। नहीं तो मैं कर दूंगा तुम्हारा कंफ्यूजन, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो ईशान तो बता देना बेटा जो है, कि कहीं मैं प्लस लिख लेता हूँ, माइनस लिख लेता हूँ, कहीं मैं केवल क्यू ही लिख देता हूँ जो है। तो ये ध्यान रखना जो है। इसी को दूसरे तरीके से देखो। हाँ, वो एक दूसरा तरीका है ना बेटा, ये दूसरा तरीका ये हुआ देखिए। अब जो दूसरा तरीका है वो ये है, देखिए माइनस है, ये प्लस है। अब मैं कह रहा हूं कि इस पे इधर को क्यू ई फोर्स लगा है और इधर को भी क्यू ई फोर्स लगा है। अब नहीं लगा रहा हूं मैं, अब इसमें साइन नहीं लगा रहा हूं, ये ध्यान रखना जो है। अब जरा बताओ इन दोनों फोर्सेस का नेट कितना आ गया, जरा बताओ। इन दोनों का नेट जीरो आ गया कि नहीं दिख? हाँ, नेट बताओ जीरो आ गया या नहीं आ गया, बताओ बेटा जो है। ये बताओ, बस हो गया, इसमें नेट जीरो आ गया। हाँ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दी है ना बेटा जो है। मैंने कहा कि इस पे इधर को फोर्स लगेगा और इस पे इधर को फोर्स लगेगा। तो अब तो मैं सिर्फ ये कहूंगा ना कि क्यू ई फोर्स लगा है बस इसमें जो है। तो इसका मतलब इसका नेट कितना आ गया बताओ जो है? जीरो आ गया। ये भी देख लो, ये हो गया। अब चलते हैं टॉर्क में। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉर्क में। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक रोटेशन का कंसेप्ट दूंगा, मतलब टॉर्क प्रूव करूं उससे पहले रोटेशन का एक कंसेप्ट दूंगा। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो, देन जो भी नेट टॉर्क आता है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है बेटा जो है। टाउ नेट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इज ए कांस्टेंट वैल्यू अबाउट एनी पॉइंट। दोबारा सुन लो। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है ना, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो तो तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो बेटा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये ध्यान। जैसे पहले इसको एग्जांपल से करता हूं फिर हम मेन में आएंगे। जैसे मान लो ये एक रॉड है, इस पे 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है और 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, और कुछ भी कह लो, ये ए है
ये बी है, ये सी है, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। पहले ये बताओ कि इस पे जो नेट फोर्स है 0 है। हाँ, अब मैं ए पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल रहा हूँ पहले। तो देखो, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, नहीं है, इसका टॉर्क 0 आ जाएगा। तो केवल किसका टॉर्क रहेगा बताओ? 4 न्यूटन का रहेगा। क्यों 4 न्यूटन का रहेगा? तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये दोनों डिस्टेंस मिला के 4, तो ये 16 न्यूटन मीटर होगा। पहले बताओ, ये किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? बताओ बेटा, अगर मैं ए पॉइंट के बाद टॉर्क निकालता तो 4 इंटू 4, इसका मतलब 16 न्यूटन मीटर होता। और ये तुम्हें लग रहा होगा ये क्लॉकवाइज होगा। क्यों? ये क्लॉकवाइज हो गया। अब मान लो मैं बी पॉइंट के अबाउट निकालता हूं, तो देखो, इसका टॉर्क भी तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, इसका भी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, दोनों को क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। क्यों? दोनों को क्लॉकवाइज है। तो ये हो गया 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। तो देखो, ये भी 16 न्यूटन मीटर आ रहा होगा और क्लॉकवाइज आ रहा होगा। अब बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ईशान, जरा बता बेटा, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बता जो है, दोनों से 16 न्यूटन पर 16 न्यूटन मीटर आ रहा है, तो दोनों से एक ही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? बता जो है, दोनों से सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? बता जो है, सेम वैल्यू आ रही है। ये प्रूफ हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्यों? समझ में आ रहा है बेटा जो है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो, ठीक है, किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करें, हर किसी के अबाउट सेम वैल्यू आती है। ये हो गया। अब यहां पे आते हैं। जैसे ये था, ये माइनस है, ये प्लस है, ये एल था, ये ए था, ये बी था, और ये वेक्टर था ई, और ये वेक्टर था पी, और ये एंगल था थीटा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि मैं जो भी फॉर्मूले डराइव कर रहा हूं वो ऐसी फिगर बना के कर रहा हूं। दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं मैं जो भी फिगर ड्राइव कर रहा हूं वो ऐसी फिगर बना के कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी जनरल वैल्यू पे फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूं। मतलब मैं एक जनरल एंगल थीटा पे, जनरल एंगल थीटा पे वो हम ड्राइव कर रहे हैं। सो हम पहले बता, समझ में आया मैंने क्वेश्चन क्या कहा बेटा जो है? क्वेश्चन क्या कहा कि मैं जो भी चीज प्रूव कर रहा हूं कुछ ऐसी फिगर बना के कर रहा हूं। नहीं, हर चीज में ऐसी फिगर बना के कर रहा हूं जो है। रीजन क्या है कि मैं जो भी प्रूव करना चाह रहा हूं वो किसी जनरल एंगल थीटा पे प्रूव करना चाह रहा हूं, ये कहते हैं। ठीक, अब सुन, इस पे जो फोर्स होगा वो Q इंटू ई होगा। अब मैं वेक्टर पे आ गया, मेरी मर्जी है, कभी मैं क्यू ई वेक्टर में लिखूं, कभी दिखा के लिखूं बेटा जो है। और इस पे जो फोर्स होगा वो माइनस क्यू इंटू ई वैक्टर होगा। बस हो गया, और क्या? ऑब्वियस ही बात है, थीटा की वैल्यू पुट कर देगा। ठीक है, उस पर क्यू ई फोर्स लगा है, इस पर क्यू ये लगा हुआ है। अब सुन, यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 0 है।
नहीं है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है बेटा, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। इसका मतलब जो टॉर्क है वो तुम किसी भी अबाउट पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, क्यों नहीं बताओ जो है। देयरफॉर यू कैन फाइंड टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। अब बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, फिर से घंटी बजी है, घंटी फिर से बजी है। बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तू भी कोई ऐसी ना खाली जो है सर के, तेरे को मालूम है कि सर जो है वो करते हैं तो खाली कह देता है कभी कि सर स्लीप टाइम के बताओ बताओ, कभी खेलने का बताओ, कभी घूमने का टाइम कह दो, ऐसे जो है इस टाइप से जो है। तो देख ऐसा है कि स्लीप टाइम के बारे में वैसे मैंने तो पहले हमेशा कहा है कि जिंदगी जो है बड़े रूल में चलनी चाहिए बेटा जो है। नॉर्मली होता है कि आप 6 बजे उठो, एक्सरसाइज वगैरह करो और रात को मैक्सिमम 12 बजे सो जाओ, ये होता है रूल तो। लेकिन जिंदगी हमेशा नियम में नहीं चलती, मैं ये भी कहता हूँ बेटा जो है, समझ गए ना, जिंदगी हमेशा नियम में नहीं चलती है। तो जिस समय आप तैयारी कर रहे होते हो, जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो बेटा जो है, हाँ, जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो उसमें कोई रूल नहीं चलता। उसमें जो रूल आपको सूट करता है वो रूल करो आप जो है। समझ में आया बेटा जो है। किसान एक बताता हूँ, उज्जवल समझ में आया बेटा जो है कि उस समय जो भी रूल आपको सूट करता है वो करो। जैसे अगर आपको लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लेट नाइट पढ़ो, आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है मॉर्निंग में पढ़ो, है ना। लेकिन कम से कम मिनिमम 6 to 8 आवर्स की स्लीप जरूर लेनी है, अदरवाइज तुम्हारी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी बेटा जो है। मिनिमम 6 to 8 आवर्स स्लीप वो मस्ट है, नहीं तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। हाँ बेटा ध्यान रखना जो है। अब इसको 2 पार्ट्स में लो तो बेटर है, बजाय कि एट ए स्ट्रेच तुम 8 घंटे सो गए, उससे बेटर है कि 2 पार्ट्स में करो बेटा। 6 आवर्स की एक टाइम पे और 2 घंटे की बीच में एक और ले लो, फिर पढ़ते रहो बस। हाँ तो ये तो मेरे को भी नहीं होता, मैं तो 2 घंटे बेटा, तू ये बता कि जो है ना भूकंप आ जाए कुछ भी आ जाए, मैं दिन में 2 घंटे की नींद जरूर लेता हूँ। समझ गया ना, भूकंप आ जाए कुछ भी आ जाए बेटा, दिन में 2 घंटे की नींद जरूर लेता हूँ जो है। दो मतलब ज्यादा बोल दिया है, 1 1.5 घंटे की नींद जरूर लेता हूँ, ये ध्यान रखना बेटा जो है। तो बीच में ब्रेक जरूर लिया कर, खाना खाने के बाद नहीं आती है वैसे, ये बात सही है, खाना खाने के बाद स्पेशली गर्मी में नहीं आती है। एक तो ये हो गया। और दूसरा बेटा, एडवांस का पेपर अभी एक्चुअल में कुछ कह नहीं सकते ईशान, बिल्कुल, क्योंकि इतना अनसर्टेन चल रहा है ना अभी, ड्यू टू कोरोना जो है, इतना अनसर्टेन चल रहा है कि कुछ नहीं कह सकते कि तुम्हारा कब होगा क्या होगा। तो स्पेकुलेशंस नहीं लगा सकते हम जो है, ठीक है, ये कहते हैं। अब चलो चलते हैं अगली बार। तो सुनो, मैंने तुमसे कहा कि नेट फोर्स 0 था, तो इसका मतलब नेट टॉर्क तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहां पे मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं ए पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं, मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखना बेटा जो है। तो फिर ये जो टॉर्क आएगा वो केवल उस फोर्स का आएगा जिस जो प्लस क्यू पे लगा हुआ है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताओ जो है। उज्जवल बता बेटा जो है, मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं तो केवल किस फोर्स का टॉर्क आएगा जो प्लस क्यू पे लगा हुआ है। क्यों प्लस क्यू पे लगा हुआ है, क्यों, बिकॉज उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी ना बेटा, ये वाले की जो है, क्यों, ये वाले फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा बता जो है।
ये वाले फोर्स का टॉर्क तो 0 हो जाएगा ना वैसे ही, ये कह ले क्यों, ये हो गया। तो इसका मतलब ये कितना होगा सुनो, ये R क्रॉस F होगा। इतना तो जानते होगे ना, टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F होता है, क्यों ईशान, ईशान बता बेटा जो है, टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F होता है, ये तो जानते होगे मेरे ख्याल से, क्यों R क्रॉस F होगा। अब R कितना होगा सुनो, ये होगा AB क्रॉस F होगा Q इंटू E। और इसको मैं लिख रहा हूं Q इंटू AB वेक्टर क्रॉस E। अब कोई बता सकता है ये क्या है, बताओ बेटा, ये क्या है बताओ, Q इंटू ए बी वैक्टर क्या है बताओ जो है, Q इंटू ए बी वैक्टर एक्चुअल में यही तो P है, ये P आ गया तो P क्रॉस E आ गया, बस हो गया जो है। अब ये P वेक्टर कैसे हुआ ये भी देखो, ये माइनस था, ये प्लस था। अब ये बताओ, ये A था ये B था, तो ए बी वेक्टर भी इधर को है और P वेक्टर भी इधर को है। एक तो बात ये आ गई, ठीक है, इसका मतलब P वेक्टर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया। और दूसरी बात, P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो Q इंटू ए बी हो गया, नहीं है, P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो Q इंटू ए बी हुआ। तो अगर मैंने पूरे वेक्टर फॉर्म में देखा तो जो P वेक्टर आया वो Q इंटू ए बी वेक्टर बना या नहीं बना, बताओ बेटा, ये बन गया, बस हो गया। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो बेटा, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो, बहुत टाइम है मेरे पास, कोई बात नहीं। वैसे आज मेरे को दोस्त की बिटिया की शादी में जाना, पीछे से कमीने दोस्तों का फोन आना शुरू हो गया है कि कब पहुंच रहे हो, लेकिन मैंने कट कर दिया है, समझ गए ना, मैंने कट कर दिया है, तुम देख ही रहो जो है, दोस्त सबसे कमीने होते हैं ना, तो जानते ही होगे तुम लोग जो है, क्यों नहीं है। पीछे से फोन आना जो है उनका शुरू हो गया, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, अबे क्लास ले रहा हूँ यार जो है, तुम शादी वादी वहाँ कुछ खिलाएंगे, ऐसा नहीं कि लड़की की शादी है तो जाके कुछ काम करें वो करें, ऐसा नहीं बेटा जो है, जाके नाच गाना डांस शुरू कर देंगे जो है, पहुंचे नहीं और समझ गए ना, हाँ हाँ हाँ, जाएंगे नाच गाना डांस शुरू कर देंगे जो है। अब लड़की की शादी है, कुछ हाथ बटाओ, कुछ खिलाओ, बारातियों को खिलाओ बेटा जो है ना। तो पीछे से फोन आना शुरू होगा। तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बेटा जो है, पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ए बी वैक्टर, तेरे ईशान समझ में आया कि नहीं आया बता, ईशान बेटा, ईशान बता, तेरे समझ में आई कि नहीं आई, बता दियो बेटा ये हो। अब चलते हैं तीसरा प्रूफ। तीसरे प्रूफ में तुम्हें आ जाएगा मजा बेटा जो है, u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तुम्हारा सिलेबस डाइपोल तक ही रहेगा, हाँ, टेस्ट का सिलेबस कम दो, कम टेस्ट दो, लेकिन जो भी टेस्ट देना उसको पूरा पढ़ के सीरियसली दो बेटा जो है, ठीक है ना, सिंसियरली टेस्ट दो बिल्कुल जो है। अभी तो कोर्स कम है, ठीक है, अभी कोर्स कम है, तो अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखें, अभी ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, नहीं यार वो फिजिक्स का ही होगा, बस हो गया, किसान केवल फिजिक्स का होगा, अभी कोर्स कम है, ज़्यादा नहीं हुआ है तो अभी, ठीक है, अभी केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, +3 -1, लेकिन ट्राई करो कि सारे के सारे सही करके आओ, बस एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, ट्राई करो कि जितने हो सकते हैं सारे के सारे सही करके आओ, बस ये है। अब चलते हैं इसका प्रूफ देखो, इस प्रूफ में तुम्हें आ जाएगा मजा बेटा जो है, किसान तू भी कहेगा मैं कहाँ चक्कर में पड़ गया, किस सर के चक्कर में पड़ गया, तू ये सोचेगा जो है। सपोज कर, हाँ, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेट
इलेक्ट्रिक फील्ड starts from here. और ये इंफिनिटी है। पोटेंशियल एनर्जी की लेकिन डेफिनेशन मत भूलना बेटा, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मत भूलना बिल्कुल भी। जो है डेफिनेशन क्या होती थी जरा बताओ। जो है डेफिनेशन ये होती थी कि इंफिनिटी से उस पोजीशन तक लेके आओ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो और उसको माइनस कर दो। जो थी तेरे समझ में आई बात नहीं आई बेटा? जो है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है बता। जो है कि इंफिनिटी से उस पोजीशन तक लेके आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो और माइनस कर दो। वो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है। अब मेरे को ये बताओ कि ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब कोई वर्क नहीं होगा। अभी तक तो कोई वर्क नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ये बताओ। जो है मैं कह रहा हूं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है। सपोज करो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ बेटा समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फोर्स जीरो, तो कोई वर्क नहीं। और मैंने रखा किस पोजीशन में था? ये प्लस था, ये माइनस था। और इसको मान लो अब मैं 2L ले लेता हूँ। 2L नहीं ले रहा हूँ, L ले लेता हूँ मान लो। ध्यान से देखना बेटा, तुम्हें जो है आ जाएगा मजा। तुम कहोगे कहाँ चक्कर में पड़ गया मैं। ये थीटा है, तो ये L cos थीटा है। और ये मान लो D है। एक सेकंड ना बेटा, जरा थोड़ा सा। ये D है और ये भी D है मेरा। नहीं यार, ये CA का फोन आ गया था बेटा। ये भी D है। दोस्त का तो फोन उठाता ही नहीं ना मैं। दोस्त का तो फोन उठाता ही नहीं जो है। ये भी D है बेटा। जो है अब ध्यान से देखना, इस पे फोर्स इधर को है, लेकिन मैंने डिस्प्लेस इधर को किया। और इस पे फोर्स इधर को है और मैंने डिस्प्लेस भी इधर ही को किया। इसको S1 कह देता हूं और इसको S2 कह देता हूं। पहले ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इधर को है, लेकिन मैं डिस्प्लेस इधर को कर रहा हूं। और नेगेटिव चार्ज में जिधर को फोर्स है उधर ही को डिस्प्लेस कर रहा हूं। पहले ये बताओ, ये समझ में आई कि नहीं आई बात? बताओ बेटा। जो है पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इस साइड में है और डिस्प्लेस में इधर को कर रहा हूं। और नेगेटिव चार्ज में उधर ही को फोर्स है और मैं उधर ही को डिस्प्लेस कर रहा हूं। तो इसका मतलब जो टोटल वर्क डन आएगा, W टोटल इक्वल टू F ऑन प्लस Q S1 cos 180 डिग्री प्लस F ऑन माइनस Q S2
cos 0 डिग्री। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो बोलो बेटा जो है, बताओ इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ बेटा जो है। टोटल जो वर्क डन आया वो फोर्स ऑन प्लस क्यू इंटू एस वन इंटू कॉस 180 डिग्री, फोर्स ऑन माइनस क्यू एस टू इंटू इतना हो गया। अब ये बताओ कि ये है क्यूई, ये है डी, ये है -1, ये भी क्यूई है, ये डी प्लस एल है, और ये +1 है। वैल्यूज बताना। समझ में आई बेटा? ये बताओ वैल्यूज बताओ, ये समझ में आई? फोर्स ऑन प्लस क्यू और फोर्स ऑन माइनस क्यू दोनों क्यूई के इक्वल हैं। अरे बेटा इसको मैं यहां से लाया हूं, देखिए ये लाया हूं, तो इसको कितना डिस्प्लेस किया? डी के इक्वल डिस्प्लेस किया है नहीं किया, ये बता। S1 कितना हुआ जरा बता? डी हुआ। और S2 कितना हुआ? सॉरी, डी प्लस एल कॉस थीटा, सॉरी, डी प्लस एल कॉस थीटा। अब बता, अब समझ में आया बेटा जो है? वो कितना हो गया? डी प्लस एल कॉस थीटा हो गया। क्यों ईशान? क्लियर हो गया बेटा जो है? ये आ गया। तो जरा लास्ट में देखना, ये माइनस क्यू ई एल कॉस थीटा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, प्लस में। जरा देखना लास्ट में, ये प्लस क्यू ई एल कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ, बताओ। प्लस क्यू ई एल कॉस थीटा। अब ये बताओ क्यू इंटू एल किसके इक्वल है? पहले बताओ क्यू इंटू एल किसके इक्वल है? जरा बताओ। पी। तो इसका मतलब जो वर्क डन हुआ वो प्लस पीई कॉस थीटा हुआ। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है वो माइनस वर्क डन होती है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा जो है? माइनस वर्क डन होती है। इसका मतलब लास्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस वर्क डन या माइनस पीई कॉस थीटा या फिर माइनस ऑफ ई डॉट ई आ गया। हैंस प्रूफ। बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा? बताओ जो है, समझ में आई बात या नहीं आई? आया मजा? ठीक। एक बार फाइनली देख लो क्या था बेटा जो है। ये था ना, यहां तक कोई वर्क नहीं था, ध्यान रखना। यहां तक ई जीरो था, एफ जीरो था, वर्क जीरो था। लेकिन ये माइनस चार्ज था और ये प्लस चार्ज था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ डी, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी प्लस एल कॉस थीटा हुआ। लेकिन इस पे इधर को फोर्स लगा था पीई, और इस पे इधर ही को फोर्स लगा था पीई। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आ गई होगी फिगर कैसे हमने इसको प्रूव किया। तू बेटा छल की जो है, छल की जो है बेइज्जती करवा देगा। क्यूई। अब चलते हैं एक नोट पॉइंट। अगर ई कांस्टेंट हो
तो हमने देखा था कि फोर्स तो 0 होता है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है, एक्सेप्ट एट 0 डिग्री या 180 डिग्री। ये तो ठीक हो गया ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स 0 होता है, वो तो किसी भी एंगल पे होगा, फोर्स तो 0 किसी भी एंगल पे होगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है एक्सेप्ट एट 0 डिग्री, या ये कह दोगे। लेकिन अगर ई नॉन यूनिफॉर्म हो, तो फिर फोर्स भी 0 नहीं होगा ना। ये बताओ उस केस में जो फोर्स होगा दैट इज नॉट 0। हाँ, बिकॉज कैंसिल नहीं होगा, बस हो गया। जोशी भाई, तेरे समझ में आई बात या नहीं आई बेटा, ये बता जो है कि अगर ई नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स फिर 0 नहीं होगा, बिकॉज अब कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब फोर्स एंड टॉर्क दोनों के दोनों एक्ट करेंगे, बस हो गया। फोर्स एंड टॉर्क बोथ विल एक्ट। ये ध्यान रखना इस चीज का। तो हमारा ये डाइपोल खत्म हुआ, और यहां तक हमारा रहेगा टेस्ट में सिलेबस। हमारा टेस्ट में जो सिलेबस रहेगा डाइपोल तक है, ये ध्यान। अब चलते हैं गॉस थ्योरम। शुभम भाई, बड़ी परेशानी है यार। उज्जवल बेटा, बेटा उज्जवल, ई यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहां पे एंगल किससे देखूं मैं? एंगल किससे देखूं बेटा, क्योंकि वहां पे अलग टॉर्क है, वहां पे अलग टॉर्क है, वो सब मैसअप हो जाएगा, समझ गया ना, मैसअप हो जाएगा। उतना ज्यादा वो मत कर, बस हो गया। बस सिंपल याद रख कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फिर न तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, बस इतना कह लेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट। जो आएगा वो मैं खुद करवा दूंगा ईशान। 99%, 100 की तो कभी कोई गारंटी नहीं लेता ना। 100 की कभी कोई गारंटी लेनी भी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। 100% की कभी गारंटी नहीं लेनी चाहिए। 99% जो कुछ भी आएगा वो मेरे सारे नोट्स में आ जाएगा। लेकिन सारे नोट्स में ऐसा नहीं तू आज ही सोच कि आज ही आ जाए, सर आज ही कर दें सब कुछ, नहीं। राइट टाइम पे आएगा, हर चीज अपने राइट टाइम पे आएगी। ठीक है, तो उसकी तू चिंता मत कर बस। अब चलते हैं नेक्स्ट, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इसको आगे से हम लोग जीटी बोलेंगे। हाँ, बार बार क्या रिपीट करना उसमें, आगे से हम जीटी बोलेंगे बेटा जी। दूसरी बात, गॉस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई से दिखाएंगे हम। जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हें गॉस थ्योरम समझ में नहीं आ सकती। तीसरी बात, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर होगी।
ये हो गया। चौथी बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया होना चाहिए। ठीक, टू फाइंड फाई आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होना चाहिए। एक बार पता है, जब मैं छोटा था तो मेरे से एक बार एक टीचर ने पूछा, कहने लगे कि बताओ, जो पानी में रहते हैं ना, उनमें 3 जानवर का नाम बताओ जो पानी में और जल और थल कहते हैं ना, जल और थल जो दोनों में रह सकते हैं, 3 जानवर का नाम बताओ। तो पता है मैंने क्या रिप्लाई किया उनको? मैंने कहा एक मेंढक, एक मेंढक की मम्मी और एक मेंढक के पापा। समझ गए बेटा जो है, ये है कल जो है। तो सुन, तो फ्लक्स निकालने के लिए तुम्हें किस चीज का बेटा आइडिया होना चाहिए? इलेक्ट्रिक लाइंस का आइडिया होना चाहिए। हाँ, वो भी सही कहा, ईशान ने भी सही कहा, क्रोकोडाइल, स्मॉल क्रोकोडाइल एंड बिग क्रोकोडाइल। तो इलेक्ट्रिक लाइंस का तुम्हें क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं 5वीं बात। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम निकालते हो वो किसी सरफेस से निकालते हो बेटा जो है। फ्लक्स जो निकालते हो वो फ्रॉम सम सरफेस। सिक्स, अब फ्लक्स होती क्या चीज है? फ्लक्स एक तरीके से ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो उस सरफेस को किस टाइप से पेनिट्रेट कर रही है, बस ये कह लीजिए। फ्लक्स का मतलब एक तरीके से ये हो गया, इट इज ए मेजर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू दैट सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो बेटा जो है। हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, आगे से उसको जीटी कहेंगे। गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट मीटर है। और उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक लाइंस का आइडिया होना चाहिए। और फ्लक्स हमेशा किसी एक सरफेस से निकालेंगे हम लोग कि सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ। और मैंने आपसे कहा कि वो किस चीज का मेजर है? वो इस चीज का मेजर है कि उस सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे पेनिट्रेट कर रही है। जैसे मैं तुम्हें एक फिगर बताता हूं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये बताओ कि अगर मेरी सरफेस ऐसी है और लाइंस इसको बिल्कुल ऐसे पेनिट्रेट कर रही है, तो इसमें कुछ फील आ रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्स होगा? ये बताओ। बताओ बेटा जो है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरे से समझ में आएगा, चलो तुम्हें। अगर मान लो ये सरफेस है और इसमें लाइंस बिल्कुल टच करती हुई निकल जाए, तो तुम्हें ये बताओ फ्लक्स तुम्हें जीरो लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? ये बताओ जो है। मतलब ऐसे ही हो गया ना, गोली चल रही है, पता लगा जोशी और मैं जो है युद्ध के मैदान में चले गए जो है, और वहां गोली चल रही है, ठीक है ना, वहां चल रही है गोलियां, ठीक, और जोशी खड़ा हो गया जो है कि
सर के सामने मैं बिल्कुल जो है ऐसे गोली चली और सर के सामने बिल्कुल जो है वो हो गया बेटा जो है। मैंने वैसे उसको वो दे रखी है, चिंता मत करो, ठीक है। पूरा जो है जैकेट वगैरह पूरी दे रखी है, मेरा स्टूडेंट तो ऐसे नहीं, उसका ज़्यादा ध्यान रखा है। सामने खड़ा हो गया, पहले गोली मैं खाऊँगा तब सर को कुछ होगा जो है। तो इसका मतलब क्या होता बेटा जो है, अगर जैकेट नहीं दी होती जो है, समझ गए? हाँ, अगर जैकेट नहीं होती तो क्या होता जो है, पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता कि नहीं होता बता बेटा जो है, ये कहता। ठीक, ये क्लियर हो रही है, फिगर क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है उज्जवल? बता बेटा जो है कि अगर लाइंस बिल्कुल डायरेक्टली हिट करें बेटा जो है, डायरेक्टली हिट करें तो मैक्सिमम हो गया, और अगर टच करती हुई हिट करें जो है, ठीक है ना, टच करती हुई जाए उसको सरफेस को, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा उसके इसमें, जीरो हो जाएगा। बाकी चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ट्राई करो, कम टेस्ट करो, कम प्रॉब्लम्स करो, लेकिन एक्यूरेसी और जितना पढ़ा है वो कंसेप्चुअली पूरा क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है, कंसेप्चुअली आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड गुड।